सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बीकॉम तृतीय वर्ष आयकर विधि एवं व्यवहार चैप्टर 3 कृषि आय, जिसका आज दूसरा वीडियो में बना रहा हूँ। पहले वीडियो में कृषि आय के नियम और उससे संबंधित जो भी आयकर के नियम हैं उसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया है। उसको विशेष ध्यान देकर सुने, समझें और सवाल करने का प्रयास करें। आज इस दूसरे वीडियो में मैं पूरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, केवल कुछ खास चीज़ें हैं उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। डिटेल्स पूरा देखने के लिए तो आपको पहला वीडियो ही देखना पड़ेगा। अब जो इस वीडियो में है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहली चीज़ तो जैसे कृषि आय की मुख्य बातें है ना, कृषि आय की मुख्य बातें, इसमें 3 चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान दें आप। कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। दूसरा, उस पर कृषि क्रियाएं की गई हो जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई आदि। और तीसरा, उस भूमि पर करदाता का स्वामित्व। तो यह 3 चीज़ें विशेष ध्यान दें। भूमि भारत में स्थित होना चाहिए, उस कृषि भूमि पर कृषि क्रियाएं की गई हो, और तीसरा, वो भूमि उस करदाता का या उस व्यक्ति के स्वामित्व वाली हो। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ होना जरूरी है, ध्यान देना। भूमि भारत में स्थित हो, उस पर जुताई, बुआई, सिंचाई की गई हो, और यह उसी व्यक्ति की स्वामित्व वाली हो। ठीक, तो ऐसी कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास हो तो उससे जो आय हो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उसको भी हम देख लेते किस किस तरह की हो सकती है। व्यक्ति खुद उस भूमि पर कृषि कार्य न कर किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे सकता है। तो यदि वो किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य करने के लिए अपनी मालिकाना हक की भूमि किसी और को देता है तो उस व्यक्ति से जो किराया या जो लगान या जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वह कृषि आय कहलाता है। इसी के साथ यदि वो किसी और को न देकर खुद ही उस कृषि भूमि पर कृषि कार्य करता है, खुद ही कमाई करता है, खुद ही खेती करता है, तो उस खेती से, उस फसल से जो उपज आई है उसको मार्केट में बेचने से जो रुपया प्राप्त हुआ है वह उस व्यक्ति के लिए कृषि आय कहलाएगा। तो ये ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। एक और तीसरी चीज़ होती है, कुछ कृषि आय या कुछ कृषि फसल ऐसी होती है जो खेत से निकालकर डायरेक्ट बेचने लायक नहीं होती, मतलब डायरेक्ट नहीं बिकती है। उसको खेत से निकालने के बाद बेचने योग्य बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रक्रिया करना पड़ती है, जैसे आलू को निकालकर धोना, और भी जो जमीन के अंदर लगने वाली जो फसल होती है उसको बाहर निकालकर कुछ न कुछ प्रक्रिया करते हैं ताकि वो बाजार में बिक सके। उसी तरह से जैसे भांग है, चाय है, तो ये डायरेक्ट नहीं बिकती है, खेत से लाने के बाद कुछ और प्रक्रिया बेचने लायक बनाने के लिए करना होती। तो इनसे जो आय प्राप्त होती है वो भी कृषि आय कहलाती। तो ये अलग अलग प्रकार है, चाहे लगान मिला हो, चाहे डायरेक्ट फसल का मूल्य मिला हो, चाहे कुछ बेचने लायक प्रोसेस करके उसको बेचा गया। तो इन किसी भी स्थिति में जो रुपया प्राप्त होता है तीनों में वह कृषि आय कहलाता है। इसी के साथ कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम कृषि आय मानते हैं। यदि किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकता है, किसी वजह से फसल नष्ट हो जाती है और उस फसल नष्ट होने के बदले में कुछ न कुछ हमको बीमा मिलता है, फसल के नष्ट होने के बदले में, तो वो बीमा भी एक तरह से कृषि आय कहलाता है। और नर्सरी के पौधे लगाने से जो आय होती है, पौधे लगाकर जो बेचने से आय होती है वो भी कृषि आय होती है। कृषि कार्य में कोई कृषि जो फार्म हाउस है वो कृषि कार्य में प्रयुक्त होता तो उसकी आय भी कृषि आय मानी जाती है। सारे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके, तो ये खास चीज़ें मैं आप लोगों के सामने दोहरा दूँ और आपको विशेष ध्यान देना है, यही खास है। और इससे संबंधित जो आय होगी वही हम कृषि आय मानेंगे। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसको कृषि आय नहीं मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें अंशतः कृषि आय। अंशतः कृषि आय में ये 4 तरह की चीज़ें दी हुई है जो इनकम टैक्स के जो एक्ट है उसी में दर्शाया गया है, किसका कितना प्रतिशत हमको एग्रीकल्चरल इनकम मानना और कितना गैर इनकम मानना है। तो ठीक है, पहला हम देखें चाय।
60% कृषि आय, 40% गैर कृषि आय। रबड़ 65% कृषि आय, 35% गैर कृषि आय। कॉफ़ी 75% कृषि आय, 25% गैर कृषि आय। चिकोरी या भुनी हुई कॉफ़ी ये 60% कृषि आय और 40% गैर कृषि आय होती है। भुनी हुई कॉफ़ी से मतलब कुछ और उसमें फ्लेवर डाल दिए जाते हैं और बेचने योग्य ज़्यादा उसमें तैयारी करके डाल दिया जाता है ताकि और ज़्यादा बिके, है ना। तो उसका परसेंटेज आप लोग ध्यान दें। चाय, रबड़ और कॉफ़ी, तो ये कैसा परसेंट है, बढ़ते क्रम में देखें। चाय का 60 है, रबड़ का 65 और कॉफ़ी का 75। तो 60, 65, 75 इस तरह से ध्यान दें। चाय, रबड़, कॉफ़ी 60, 65, 75। और अगला जो है चिकोरी या भुनी हुई कॉफ़ी, तो ये चाय के बराबर ही है, ठीक है। तो इसका जो 60, 65, 75 या 60% इतना एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और बाकी का जो भाग बचा उसको हम गैर कृषि आय या व्यावसायिक आय मानते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़ें, याद रखें, विशेषकर याद रखना है इन दरों को। और ये सब चीज़ें आप लोगों को बता चुके, लेकिन फिर भी मैं 60 में ऐसी आय जिसको हम कृषि आय नहीं मानते हैं, चाहे वो भूमि से संबंधित ही क्यों ना हो, उसको मैं एक एक करके थोड़ा सा बता दूं। खड़ी फसल खरीद कर बेचने से आय, किसी व्यक्ति ने खड़ी फसल खरीद ली और उसको बाजार में बेच दिया है, तो ऐसी आय को हम कृषि आय नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उस व्यक्ति का उस भूमि से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल एक बिजनेस कर रहा है। खदानों से, डेयरी फार्म से या ईंट बनाने से अगर कोई होती है तो चाहे ये भूमि से संबंधित हो, लेकिन ये कृषि क्रियाएं इस पर नहीं की जाती, इसलिए इसकी आय भी कृषि आय नहीं मानेंगे। स्वतः उगाए वृक्ष, घास आदि से आय, यहाँ पर भी कृषि क्रियाएं नहीं की गई, इसकी आय भी कृषि आय नहीं मानना है। कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से लाभांश, कृषि फार्म के मैनेजर का पारिश्रमिक, ये सब चीज़ें भले ही कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन ये आपस में कोई उस खेत पर न तो कोई काम करते हैं, न ही उनका कोई उस भूमि में हित होता है, तो ये कृषि आय, इनकी जो आय होती है वो कृषि आय नहीं कहलाती है। अगला भंडार गृह से आय, इसकी आय भी नहीं। सिंचाई के लिए पानी देने से आय, कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर आदि किराए से देने से आय, अधिक उत्पादन होने पर किसान को पुरस्कार प्राप्त होना, महाजन का ब्याज के रूप में फसल प्राप्त करना, कृषि भूमि को बंधक रखकर ऋण देने से प्राप्त ब्याज, लगान देरी से मिलने के कारण पट्टेदार से लिया गया ब्याज। ये ध्यान दें, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें कृषि आय नहीं है। लगान देरी से मिलने के कारण, लगान कृषि आय है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति लगान देने में देर कर देता, पिछले साल का अभी तक नहीं दिया या अगले साल तक का अभी तक नहीं दिया, जैसे साल 2 साल या ऐसा कुछ लेट कर देता, तो बदले में जो भूस्वामी होता है उससे कुछ न कुछ और अतिरिक्त रुपया मांगता है। तो जो अतिरिक्त रुपया मांगा गया है, जो ब्याज के रूप में मांगाया गया है, वह कृषि आय नहीं कहलाएगा। केवल जो लगान है उतना ही हम कृषि आय मानते हैं। कृषि भूमि की विक्रय राशि कृषि आय नहीं, यह पूंजी लाभ होता है। यदि कृषि भूमि को विक्रय कर दिया जाता, बेच दिया जाता है, तो बदले में जो रुपया प्राप्त होता है उसको भी कृषि आय नहीं माना जाता, क्योंकि यह पूंजी लाभ के अंतर्गत आता है। फसल को भंडार करने हेतु तो किराए पर उठाई हुई भूमि से प्राप्त किराया, ये भी एक तरह से भाड़े पर भूमि दी गई है, ये कृषि कार्य के लिए नहीं दी गई है। इस पर न तो कृषि क्रियाएं की गई है और न ही ये अन्य जो उसकी कृषि आय होने की शर्तें जो पूर्ति करता है, तो इस कारण से इसको भी हम कृषि आय नहीं मानेंगे। उसके बाद हम सवाल करने का प्रयास करते हैं। पहला ही सवाल है, इतनी सारी चीज़ें देख लिया आप, एक एक चीज़ें ध्यान दें, इतना विशेष ध्यान रखो तो कोई सा भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं है। क्या निम्नलिखित प्राप्तियां कृषि आय है? नर्सरी में तैयार किए पौधों को बेचने से 10,000 रुपये की कौन सी आय होगी? तो ये देखो, नर्सरी में तैयार किए गए पौधे, अभी अभी हमने पढ़ा, नर्सरी में अगर तैयार किए पौधे हो तो उसकी आय कृषि आय होगी। मिस्टर विश्वास पाटीदार एक कृषि फार्म के प्रबंधक हैं, उन्हें पारिश्रमिक के रूप में रुपये 10,000 नकद, 15 क्विंटल गेहूँ, मूल्य रुपये 9,000 प्राप्त हुआ। क्या उनके आय, उनकी प्राप्ति कृषि आय है? बराबर, यह कृषि आय नहीं है, क्योंकि इनको जो रुपया मिला है वो वेतन के रूप में मिला है, इसलिए इसको कृषि आय हम नहीं मानेंगे। अगला, स्वतः उगे हुए जंगली वृक्षों को बेचने से आय, इनके संरक्षण के लिए कुछ क्रियाएं की गई थी। भले ही कुछ क्रियाएं की गई हो, लेकिन ये अपने आप यदि जंगली वृक्ष, घास या ऐसा कुछ भी उगाता और उसको काट कर या किसी भी रूप में बेचकर कोई आय कमाई जाती, तो उसको कृषि आय नहीं मानते। अगर इसको लगाया जाता, सिंचाई बुआई की जाती,
तो हम इसकी आय को कृषि आय मानते हैं। विदेशी कृषि भूमि की आय कृषि आय कहलाएगी या नहीं? बिल्कुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि भूमि भारत में स्थित होना चाहिए जिस पर खेती का कार्य किया गया हो। अगला, फसल नष्ट होने पर फसल बीमा से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय होगी या नहीं? यह कृषि आय होगी, क्योंकि फसल बीमा के रूप में जो क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति की राशि मिली है वो एक तरह से फसल का मूल्य ही है। अगला, दूसरा प्रश्न, निम्नांकित आय कृषि आय है अथवा नहीं? आयकर के दृष्टिकोण से विवेचना कीजिए। तूफान से फसल नष्ट हो जाने के कारण बीमा कंपनी से प्राप्त धनराशि, अभी अभी हमने देखा फसल किसी भी वजह से नष्ट हुई है और उसके बदले में बीमा का रुपया प्राप्त हुआ तो वह राशि फसल के बदले में ही मिली मानी जाती है। इस कारण से यह कृषि आय मानी जाएगी, कृषि आय ही कहलाएगी। कृषि कार्यों के लिए उपकरण किराए पर देने से आय, ये कृषि कार्य करने के लिए उपकरण किराए पर दिया तो बदले में जो किराया प्राप्त हुआ है वो कृषि आय न होकर एक तरह से बिजनेस हो गया है। इसको अन्य साधनों के आय के अंतर्गत हम शामिल करेंगे, ये कृषि आय नहीं है। आम के बगीचे से आय, आम के पेड़ जमीन मालिक ने लगाए हैं। आम के बगीचे से आई हुई है तो इसको कृषि आय मानेंगे, क्योंकि ये जो आम है मालिक ने ही लगाए हुए हैं। स्वतः उगी हुई घास, वृक्षों एवं बांस से आय, हम जानते हैं अगर कोई घास या वृक्ष अपने आप उगाए हो तो उसकी आय को कृषि आय नहीं मानते हैं, अतः यह कृषि आय नहीं है। कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक, इसको भी जो पारिश्रमिक मिला वो कृषि आय नहीं कहलाएगा, यह वेतन कहलाता है। किसान द्वारा अधिक फसल उगाने के कारण प्राप्त इनाम की राशि, यदि किसी किसान ने ज़्यादा फसल उगा ली है और उसके बदले में उसको कोई इनाम मिलता हो तो ये इनाम की राशि कृषि आय नहीं कहलाती है। एक फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, जबकि फर्म कृषि कार्य में संलग्न हो। फर्म भले कुछ भी कार्य करती हो लेकिन वेतन किसको मिला है? साझेदार को मिला। तो साझेदार को जो वेतन मिला है उस साझेदार का उस कृषि भूमि में कोई भी हक नहीं है, तो उस साझेदार को जो रुपया मिला उसको हम वेतन ही मानेंगे, तो इसकी आय को कृषि आय नहीं मानना है। कृषि कार्य में प्रयुक्त पशुओं को चराने के लिए पट्टे पर दी गई भूमि से आय, इस आय को कृषि आय मानना है। क्यों? क्योंकि ये जो आय है या जो पट्टे की भूमि, जो चराने की भूमि जो पट्टे पर दी गई वो पशुओं को चराने के लिए ही उपयोग में आती है, तो इस कारण से इसकी आय को हम कृषि आय मानेंगे। इसके साथ अगर ये पशु कृषि कार्य में ही आते हैं तो भी हम इनकी आय को कृषि आय मानते हैं। भूस्वामी को पट्टेदार से लगान की बकाया राशि पर प्राप्त ब्याज, ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था। यदि लगान समय पर नहीं मिलता है और देने में देर करता है तो देरी करने पर जो ब्याज या जो भी कुछ अतिरिक्त वसूल किया जाता है उस राशि को हम कृषि आय नहीं मानते हैं। लगान कृषि आय है लेकिन देरी से जो चुकाया गया है ब्याज उसको हम कृषि आय नहीं मानते। अगला, कृषि भूमि को बंधक रखकर दिए गए ऋण पर ब्याज क्या है? कृषि जो भूमि है उसको गिरवी रख दिया, बंधक रख दिया और बदले में जो रुपया मिला उसको किसी और को ऋण पर दे दिया और उससे जो ब्याज मिल रहा है उसको हम कृषि आय नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें कृषि क्रियाएं नहीं की गई है। ठीक। अगला, मिस्टर मेनन की कृषि आय, अगला सवाल है मिस्टर मेनन की कृषि आय गैर कृषि आय की गणना कीजिए। ये जो अंशतः कृषि आय की जिसकी बात की थी हमने उससे संबंधित सवाल है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो पर्सन है वो याद रखना है। रबड़ उत्पादन है 7,25,000 का, तो रबड़ का हम जो दर है पता है 65% कृषि आय होती है और 35% गैर कृषि आय। तो कृषि आय 7,25,000 का 65%, 4,71,250 ये कृषि आय हो जाएगा और शेष जो बचेगा 2,53,750 ये गैर कृषि आय या व्यावसायिक आय कहलाता है। अगला, काफ़ी उगाकर निर्माण एवं संसाधित करना, ये काफ़ी उगाई और उसको बेचने का काम किया है 5,07,500 का, तो इसका 75 और 25% में डिवाइड कर देंगे। 75% इसका कृषि आय कहलाएगा और बाकी जो 25% बचेगा वो गैर कृषि आएगा। ठीक है। अब चाय का उत्पादन अगला 10,15,000, तो इसका भी 60% कृषि आय और 40% गैर कृषि आय, तो 6,09,000 60% और 4,06,000
40%। तो गैर कृषि आय कृषि आय दोनों का बंटवारा हो गया। अगला नर्सरी के पौधे बेचना है, इसमें अंशतः नहीं है, इसमें पूरी की पूरी जो राशि है वो कृषि आय आएगी, इसलिए 1,37,000 इसमें लिख देंगे और बाकी गैर कृषि आय इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं जाएगा। अगला आम के बगीचों से आय, आम के बगीचों से 6,70,000 की जो आय है इसका भी अंशतः कृषि आय के अंतर्गत नहीं आता, इसका भी बंटवारा नहीं होगा, तो पूरी की पूरी राशि काय में आ जाएगी, ये कृषि आय में आ जाएगी। तो इस तरह से कृषि आय का योग कर लेंगे तो 22,67,875 रुपये और गैर कृषि आय ये हो जाएगी 7,68,625 रुपये। थैंक यू वीडियो सुनने के लिए, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो या कुछ और चीज़ हो जो आपके मन में आ रही हो उसको कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करें, और वीडियो अच्छा लगे आपको सीखने के उपयोग में आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।